नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। गावः विश्वस्य मातरम, गाय संपूर्ण धरती की माता है और गाय के महत्व को इस दुनिया के सामने स्थापित करने वाले एक बहुत महान वैज्ञानिक और प्रोफेसर हमारे सामने मौजूद हैं, डॉक्टर आर.एस. चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब पंतनगर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं और इन्होंने बरसों की रिसर्च करके पंचगव्य यानी कि गायों से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, 5 वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं, वो कैसे कैसे उनका औषधीय प्रयोग हो सकता है, इस पर उन्होंने बहुत लंबी रिसर्च की है और जो कि मानव जाति के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि उनकी रिसर्च किस तरह पहुंची और कितने लोगों से फ़ायदा हुआ है अभी तक। जी, मैंने पंचगव्य पर शोध करीब 25 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, माननीय अशोक सिंघल जी की प्रेरणा से। जी, तो वो जो नागपुर में गौशाला है, आजकल उसे सुनील मानसिंह का देखते हैं, उन लोगों ने ही संपर्क किया। मैं वास्तव में पेस्टिसाइड के जो हानिकारक प्रभाव हैं उनको लेकर के शोध कर रहा था और प्रयास ये कर रहा था कि जो पेस्टिसाइड की कम से कमतर मात्रा भी जो हानि पहुंचाती है उससे कैसे बचा जाए। उसी एक श्रृंखला में जड़ी बूटियों पर काम किया। फिर ये जब संपर्क में आए तो पंचगव्य को लेकर के काम किया और मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कैसे जो भी केमिकल हमारे खाने में जाते हैं उनसे गौ मूत्र है, चाहे गाय के पंचगव्य का कोई भी पदार्थ है, वो कैसे हमें बचाता है। तो शुरुआत हुई थी करीब 98-99 के आसपास। मैं वेटनरी पैथोलॉजिस्ट हूँ। पंतनगर विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा के बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में रहा, फिर पंतनगर विश्वविद्यालय में आ गया, फिर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ जॉइंट डायरेक्टर रहा, फिर उसके बाद एक बायोटेक का संस्थान है उसका डायरेक्टर रहा और अभी प्राध्यापक के रूप में पंतनगर विश्वविद्यालय से 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। रिसर्च का गाय को लेकर के ये था कि उस समय दूध देने वाली गाय, आज भी वो समस्या है को सब कोई रख लेते हैं दूध देने वाली गाय को, तो लेकिन जब गाय दूध नहीं देती तब क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये था कि भाई गाय जब दूध नहीं देती तो गोबर और गौमूत्र इस पर शोध किए जाएं। हमारे शास्त्रों में तो उल्लिखित है ही है, बट वैज्ञानिक रूप से मान्यता कैसे मिले। तो मेरे प्रारंभिक जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो गौमूत्र को लेकर के किए और उसमें ये पाया कि गौमूत्र शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसका इजाफा करता है। और कई बार फिर ये प्रश्न उठे कि भाई गाय तो गाय कौन सी, देसी गाय, संकर गाय, विदेश वाली गाय। तो उसमें शोध किए तो फिर ये निकला कि भाई वो देसी गाय जो है वही है कामयाब, बाकी के जो मूत्र हैं वो उनमें ये अफेक्ट नहीं है। जी, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि जो श्रेणी है A1 A2 मिल्क की, जो मतलब फ्रिजन और जर्सी गाय हैं, हमारे देसी गाय हैं, साहिवाल और बाकी गिर जैसी गाय हैं, तो उसमें से आपने बताया कि जो देसी ब्रीड है उसी का गौमूत्र फायदेमंद है। तो ये क्या जो अलग अलग ब्रीड है, हरियाणवी है, आपकी साहिवाल है, आपका गिर है और बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां, हमारे देश की जितनी मूल वैरायटी हैं, मूल नस्लें हैं, वो सभी का तो काम है। और मैंने जो शोध किया है मुख्य रूप से 4 गायों के गौमूत्र पर ही अनुसंधान कर पाया अभी तक, जिसमें ये जो अपनी हरियाणा नस्ल की हुई, थारपारकर हुई और गिर नस्ल हुई गुजरात की, साहिवाल हुई और एक जो हमारे उत्तराखंड में होती है छोटी सी गाय, बद्री गाय नाम दिया उसका, तो बद्री गाय के गौमूत्र में इनमें सबसे श्रेष्ठ जो निकला वो बद्री गाय का गौमूत्र है, क्योंकि वो जंगल में चरती है, पहाड़ों पर चरती है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ चल लेती है कि जिसका प्रभाव भी गौमूत्र में आता है। अब इसके बाद फिर जो और प्रश्न जो खड़े हुए वो ये कि भाई ऐसा गौमूत्र में क्या है और भैंस के में नहीं है, कई लोग भैंस के गौमूत्र को भी उठाते हैं। तो मैंने इस पर भी शुरुआत करी एक्सपेरिमेंट्स की और ये देखा कि गाय, संकर गाय, विदेशी गाय, बकरी, भेड़ और भैंस, इन सब में भी कंपैरिजन जब किया तो ये लगा कि भाई जो देसी गाय हैं उन्हीं के गौमूत्र में ये वाले गुण मिलते हैं। और इसमें जो कारण खोजे गए बाद में तो ये लगा कि भाई जो कालांतर में हजारों वर्ष से एक किसी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो पलती बढ़ती हैं तो वातावरण में प्राकृतिक रूप से उनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं वो डेवलप हुई
और वो जेनेटिक वेरिएशन जो इनमें आए उसी की वजह से ये गुण हैं। जैसे हम तो और देखते हैं, मैं तो पशु वैज्ञानिक हूँ, वेटनरी पैथोलॉजिस्ट हूँ, कि जो देसी गाय है उनमें जल्दी से बीमारी नहीं होती, जबकि संकर गाय या विदेशी मूल की गाय में बहुत बीमारियां होती हैं। तो उसी से भी अंतर लगता है कि गाय जो यहाँ पर है वो सस्टेनेबल है, दूध भले ही कम देगी लेकिन उसका दूध भी बहुत गुणकारी है, और गौमूत्र तो कहने ही क्या, उसमें जैसे मैंने बताया एक गुण तो यही है कि वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब एक मैं आपको बताऊं बड़ा मज़ेदार कि एंटी बैक्टीरियल हम लोग कहते हैं, जैसे हमें कोई बैक्टीरियल बीमारी होती है, टाइफाइड का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, देखा, उन्होंने एंटीबायोटिक दवाएं लिख दी, हमने वो दवाएं यूज करी, और जब ठीक हो गए हफ्ते 10 दिन 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, और वो दवाएं विड्रॉ हो गई, लेकिन ठीक होते होते पता चला फिर दोबारा से हो गया टाइफाइड। तो ये क्या है कि शरीर में एक अंदरूनी कमजोरी रहती है कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं जिनको मैक्रोफेज कहते हैं, वो हमारे जो दूषित खाद्य पदार्थ हैं उसकी वजह से कमज़ोर हो गई, और वो कोशिकाएं बैक्टीरिया को खा के ख़त्म करती हैं। अब होता क्या है कि जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं ये दो प्रकार की हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया को मारती नहीं है बल्कि उनकी बढ़वार को रोक देती हैं, और जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं उनको शरीर की ये कोशिकाएं खा के ख़त्म करती हैं। अब मुश्किल क्या है कि शरीर की कोशिका कमज़ोर है तो वो उसको खा के ख़त्म कैसे करे, ये नहीं हो पाता। तो गौमूत्र सबसे बढ़िया ये काम करता है कि इन कोशिकाओं की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और उससे वो बचे हुए बैक्टीरिया को खा के ख़त्म कर लेती है। इस पर हम लोगों का यूएस पेटेंट भी है बायो एनहांसर करके, कि कोई भी दवा जैसे एंटीबायोटिक दवा देते हैं, हालांकि वो ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के है, टीबी की जो ट्रीटमेंट अभी चलता है 9-10 महीने चलता है, 4 प्रकार की दवाएं प्रयोग होती हैं, तो गौमूत्र के साथ देंगे तो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, डोज भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार और कोई भी मेडिसिन है, गौमूत्र शरीर में बायो एनहांसर का काम करता है, माने शरीर की कोशिकाओं की एक्टिविटी बढ़ा देता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और दवा की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ा देता है। अच्छा, गौमूत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसको आसवन करके किया जाए या फिर सीधा गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाए? अच्छा सवाल है आपका। इसमें हमेशा हम लोग जो राय देते हैं कि एज सच गौमूत्र को प्रयोग नहीं करना चाहिए। एज सच क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब जो शास्त्रों में वर्णित है उस समय हमारे यहाँ ये बीमारियाँ नहीं होती थी, शुद्ध गोवंश था, जंगल में चरता था, स्वस्थ रहता था। अब संकरीकरण भी हुआ है, केमिकल भी आ गए, हम लोगों की भी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है, गायों पर भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि चारा तो वहीं से खा रहे हैं वो भी। तो ये देखते हुए गायों में कई प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जो आदमी में हो सकती हैं। तो हम लोग क्या सलाह देते हैं कि गौमूत्र को हमेशा आश्वित करके, डिस्टिल्ड करके 70% डिस्टिलेशन, माने 1 लीटर गौमूत्र लिया और 700 ml जब निकल के आ गया तो उतना पर्याप्त है ना, उसको प्रयोग करना चाहिए। अब कई व्यक्ति कहते हैं कि भाई जो गौशालाएं हैं या कोई ऐसे संस्थान है वो तो बना लेते हैं, आम आदमी कैसे करे जो घर पे एक गाय पाले हुए हैं? तो वो क्या करें कि गौमूत्र इकट्ठा कर लें, उसे उबाल लें, उबाल के छान के बोतल में भर के रख लें और उसे 1 हफ्ते तक प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे करके सीधे गाय से गौमूत्र लेके प्रयोग ना करें जी। अच्छा, कई बार हमने ऐसा सुना है, रिसर्च भी सामने आई कि गौमूत्र में एंटी कैंसरस, कैंसर जो कि अभी मानवता का सबसे बड़ा खतरा है, एंटी कैंसरस गुण भी पाए जाते हैं उसमें, जो टिश्यूज है, कैंसर टिश्यू नष्ट करने की क्षमता भी होती है। ये कितना सच है? नहीं, सच है, इस पर मेरा ही शोध है और एक विद्यार्थी ही रही है मेरी, अंकिता जोशी, वहाँ से उत्तराखंड से ही, आजकल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयड है वो, तो उनकी PhD थीसिस है, उसके बाद और कई थीसिस और रिसर्च पेपर हुए। गौमूत्र क्या करता है कि जब शरीर में जाता है तो हमारे ब्लड में एक कोशिका होती है जिसको कहते हैं NK सेल, नेचुरल किलर सेल, वो कैंसर की कोशिका को मारती है। ऐसे करके पहले था। हमने जब गौमूत्र पर परीक्षण किए तो ये क्या करती है कि ये कोशिकाएं एक ऐसे साइटोकाइंस निकालती है कि जो कैंसर की कोशिका को जाके कहता है कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम सुसाइड कर लो, और वो सेल सुसाइड में चली जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। गौमूत्र शरीर में कैंसर की कोशिकाओं में एपोप्टोसिस जनरेट कर देता है और कोशिकाएं अपने आप मरना शुरू हो जाती हैं और बची कुची कोशिकाओं को शरीर की इम्यूनिटी वाली जो कोशिकाएं हैं मैक्रोफेज, वो खा के ख़त्म कर देती हैं। और बिल्कुल सत्य है
और इसमें हमारी तमाम गौशालाएं हैं, तमाम हॉस्पिटल हैं। दिल्ली में भी मेरे ख्याल से 4-5 हॉस्पिटल हैं हमारे गो तीर्थ आश्रम ऋषिकेश की गौशाला के माध्यम से चलते हैं। वो एक्सक्लूसिवली पंचगव्य से कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं और इलाज अच्छा होता है। स्टेज 1, 2, 3, 4 तक के भी केस सही हुए। अब इसमें कई बार ये मुश्किल आती है कि अगर किसी व्यक्ति में कैंसर रहा है तो वो पहले दूसरे इलाज कराता है, आखिर में आता है। तो अगर शरीर में थोड़ी सी भी जान बची है, कुछ ऐसी कोशिकाएं बची हैं जो उसे रिकवर कर सकती हैं, तो निश्चित रूप से कैंसर में इससे फायदा होता ही होता है। अच्छा, आखिर मतलब जो पश्चिमी मेडिकल साइंस यानी कि एलोपैथी, वो उसको कितना मतलब महत्व दे रहा है और क्या इसको वो रिकॉग्नाइज कर रहा है इस देन को? गौमूत्र की, क्योंकि कैंसर की ये बड़ी समस्याएं हो रही हैं, पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है। तो अब अगर आप लोगों ने गौमूत्र से कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है तो वो इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई देखिए, ये 2 विधाएं हैं अलग अलग, एक आयुर्वेदिक और एक एलोपैथिक। एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन का जो है वो बिल्कुल अलग है, आयुर्वेदिक का अलग है। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेदिक की चीज़ को एलोपैथिक के चश्मे से देखते हैं, वो संभव नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाती ठीक। वास्तव में ये है कि इससे आराम तो आता है, ठीक होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 10,000, 11,000, 12,000 के आसपास पेशेंट्स तमाम लोगों के पास रिकॉर्ड्स होंगे, गीता भवन से लेकर के ये राष्ट्रीय गौशाला से लेकर के, है ना, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र से लेकर के इन लोगों के पास रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने क्लिनिकली ठीक किया है लोगों को। मैंने तो इस विषय में रिसर्च की है और ये कोई ऐसा नहीं है, दोनों विधाएं साथ साथ भी अगर चलेंगी तो भी बहुत फायदेमंद है। जैसे एलोपैथिक में रेडिएशन थेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, अगर उसके साथ साथ ये पंचगव्य गाय की काऊ यूरिन की थेरेपी भी देते हैं तो उससे निश्चित रूप से ये लाभ मिलने वाला है, बहुत अच्छा होगा उससे। जी। अच्छा, अभी कुछ महीनों पहले राजकोट में कार्यक्रम हुआ गौटेक। हाँ, तो गौटेक कार्यक्रम में मैं गया था, मैंने वहाँ रिपोर्टिंग भी की और इसके अलावा भी कई जगह गौशालाएं खुलते हुए देख रहा हूँ मैं। लोगों की रुचि गायों की ओर बढ़ रही है और ये पिछले 10 सालों में हो रहा है। अचानक ऐसा क्या हो पिछले 10 सालों में कि गायों में रुचि बढ़ गई और रिसर्च होने लगे? भाई गायें तो शाश्वत हैं, हम सदियों से बाद में पाली जाती हैं। अभी मुश्किल क्या है कि गायों को लोग बताया ना, मैंने दूध के लिए पालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो गौशाला की आवश्यकता यूँ पड़ी कि भाई गाय सड़क पर है और ऐसे ही घूम रही है तो उसको कम से कम पकड़ के गौशाला में एक रख दें और उससे गौ के उत्पाद बना करके वो उसका खर्चा पानी भी निकाल लें। और ऐसे प्रयास चल रहे हैं, तमाम जगह गौशालाएं बन रही हैं। गौटेक का आपने संदर्भ लिया, मैं भी था वहाँ पर, तो 2-3 दिन मेरा भी व्याख्यान था, इसी विषय को लेकर के था। एक पूरा सेशन 4 घंटे का मैंने किया था वहाँ पर भी। तो ये देखिए, वैज्ञानिक रूप से तो सत्य है, मान्यता है और हमारा यूएस पेटेंट भी है इस विषय को लेकर के, कैंसर वाली बात को लेकर के, पब्लिकेशंस भी हैं। अब वो तो कोई हठधर्मिता ही होगी, कोई कहे भाई मैं तो नहीं मानता, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट उपयोग करिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इसका उपयोग करता है और वो 1 हफ्ते उपयोग करके देखें उनके शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। फील गुड फैक्टर जनरेट होगा, स्फूर्ति आएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। कोरोना के काल में हम लोगों ने देखा कि गौशालाओं के वर्कर्स या जिन्होंने ये प्रयोग किए थे उनको तो नहीं हुआ इन्फेक्शन कहीं भी, वो तो ठीक रहे, है ना। तो ऐसे करके प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल है और यूएस पेटेंट्स भी हैं, पब्लिकेशंस भी हैं। वैज्ञानिक रूप से 25-26 साल से तो मैं ही काम कर रहा हूँ और मेरे साथी मंडली में कम से कम 50 वैज्ञानिक हैं जो मेडिकोज हैं, वेटनेरियंस हैं, आयुर्वेदिक के हैं, इवन IITs के हैं, वो इस काम में जुटे हुए हैं, कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, गायों के साथ एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, गोधन। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च पढ़ी कि गीर गाय जो है राजस्थान, गुजरात और राजस्थान की, जो उस गाय के मूत्र में, गोमूत्र में सचमुच धन पाया जाता है, स्वर्ण पाया जाता है। ये मतलब ये रिसर्च आगे बढ़ी है या क्या है ये अफवाह? नहीं, ये सच है। गोधन तो गाय तो कोई भी गाय है, उसके गोमूत्र में मैंने बताया ना, बद्री गाय का कराया और गायों के कराई टेस्ट, तो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स ये मिलते हैं, जिसमें सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मिलते हैं उसमें अल्प मात्रा में, जिसका कंपोजिशन एक ऐसा रहता है कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और ढेर सारी पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं जिनका प्रभाव संयुक्त रूप से बॉडी पर पड़ता है
और अकेली गिरी नहीं, मेरे ख्याल से देसी गोवंश की जितनी भी गायें हैं, अभी मैंने बताया 4-5 गायों पर मैंने परीक्षण किए हैं, लेकिन बाकी का भी परीक्षण होना बाकी है। बार बार मैं तो ये भी प्रयास करता हूँ, सरकार से भी आग्रह किया कई बार कि गाय के ऊपर अभी तक कोई ऐसा संस्थान नहीं है, पंचगव्य शोध केंद्र बने, उसमें 10-20 वैज्ञानिक 10-20 साल तक रिसर्च करें, तब जा करके ये काम होता है। मैंने तो 25 साल शोध के बाद ये लगाया कि मैं तो पहली सीढ़ी पर ही हूँ अभी, इतना ज़्यादा स्कोप है इसमें, है ना। गोधन वास्तव में गोधन है, आप जानते होंगे यहीं गुड़गांव के बॉर्डर पर, गुड़गांव फरीदाबाद बॉर्डर पर एक गौशाला है, दिल्ली के एक मिस्टर भल्ला हैं, वो शायद चलाते हैं उसे, और मेरा जैसे संज्ञान में आया कि 1000 रुपये लीटर तक गोमूत्र बिकता है उनका। बाकी और गौशालाएं हैं उनका भी ऐसे ही है। तो ये तो धनी धने गाय में, तो अगर गाय को ढंग से पालते हैं, ढंग से उसकी, नहीं, मैं विशेष तौर पर गाय के मूत्र में सोने की बात, हाँ सोना है आता है, एनालिसिस करा लीजिए आप भी। गिर गाय का गाय, दूसरी गाय है देसी, उनका लेकर के लेबोरेटरीज है इस्टेब्लिश, भारत सरकार की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं, उनमें टेस्ट करा लीजिए, वो पता चल जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी छिपी बात नहीं है। जो भी गुण मैंने बताए, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी वैज्ञानिक है, कोई भी जैसे व्यक्ति करते हैं कि भाई हमें तो नहीं लगता, नहीं लगता, आप चेक करा लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो तो जो गुण हैं तो है उसमें जी। बहुत खूब। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर RS चौहान जी, जिन्होंने गो संवर्धन पे, गायों के पंचगव्य पे और काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उदय इंडिया के दर्शकों ने उनकी बात सुनी होगी और उसका लाभ वो जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।